दोस्तों, एक बार फिर हॉरर फिल्म देखने का समय आ गया है। आज हम आगे बात करेंगे द अबैंडन्ड लैंड सीरीज की। कहानी रूस के एक गांव की है, जहां एक परिवार के 3 लोग प्रार्थना कर रहे थे और लंच करने वाले थे। तभी बाहर एक बड़ा ट्रक आकर रुका। उसकी तेज आवाज और हड़बड़ी देखकर दाढ़ी वाला आदमी सतर्क हो गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और बाहर गया। उसने देखा कि उनके आंगन में एक ट्रक खड़ा पड़ा है। दाढ़ी वाले ने देखा कि कार के दरवाजे के नीचे से बहुत सारा खून बह रहा है। उसने जल्दी से ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला। अंदर एक औरत की लाश थी। उसके पेट पर चाकू के कई निशान थे। लग रहा था किसी ने उसे चाकुओं से मारा है। तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आदमी ने देखा कि बगल में 2 बच्चे हैं जो जुड़वा थे। सोचकर ही डर लगता है कि उन तीनों के साथ क्या हुआ होगा। घबराकर उस आदमी ने तुरंत पुलिस को खबर दी। दोनों बच्चों को अलग अलग परिवारों ने गोद ले लिया। सालों बाद एलिन नाम की एक औरत जल्दी में एक ऑफिस पहुंची। वहां के मैनेजर ने उसे बताया कि रूस के एक गांव में तुम्हारा एक बहुत बड़ा घर है, जिसके पेपर्स पर तुम्हें साइन करना है। एलिन को ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी। वो बस अपने परिवार के बारे में जानना चाहती थी और ये कि उसके माता पिता कैसे मरे। इसलिए मैनेजर के कहने पर एलिन अकेली ही अपने होम टाउन आ गई। यहाँ की हवा और नजारे बहुत खूबसूरत थे। बगल में ही वोल्गा नदी बह रही थी। लेकिन यहाँ के गांव वाले उतने अच्छे नहीं थे जितना उसने सोचा था। एलिन ने उनसे रास्ता पूछना चाहा, लेकिन सब उसे इग्नोर करके वहां से चले गए। शायद इसलिए क्योंकि एलिन बचपन से अमेरिका में रही थी और उसे रूसी भाषा नहीं आती थी। तभी उसके पीछे एक ट्रक आकर रुका। उसे लगा कि ये वही ड्राइवर है जिसे मैनेजर ने भेजा है। लेकिन तभी जो बूढ़ी औरत पहले उसे इग्नोर कर रही थी, उसने एलिन को गाड़ी में बैठने से रोका। वो पागलों की तरह कुछ बोलने लगी। भाषा अलग होने की वजह से एलिन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। ड्राइवर ने बताया कि उसका नाम जॉन है। दोनों ने एक दूसरे से बात की और एलिन अपना सामान लेकर ट्रक में बैठ गई। ये वही बूढ़ी औरत थी जिसने सालों पहले एलिन और उसकी माँ को देखा था। एलिन का घर काफी दूर था। ड्राइवर ने बताया कि वह झील के बीच एक टापू पर है। ये सुनकर एलिन थोड़ा डर गई, क्योंकि उसे बचपन से ही पानी से डर लगता था और उसे तैरना नहीं आता था। गाड़ी शाम तक अपनी मंजिल पर पहुंच गई। जॉन ने कहा कि घर उस जंगल के पीछे है। अभी बारिश का मौसम है, मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ पानी तो नहीं भरा है। ये कहकर जॉन गाड़ी से उतर गया। आधा घंटा बीत गया, लेकिन जॉन वापस नहीं आया। इस घने और अंधेरे जंगल में एलिन को बहुत डर लग रहा था। तभी उसने देखा कि सफेद कपड़े पहने कोई उसके सामने से गुजरा। एलिन उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर गई। आखिरकार उसे अपना घर दिख ही गया। उस पर उसके पिता का नाम चेकोवस्की लिखा था। ये जगह सच में बहुत बड़ी थी। कुछ 100 मीटर चलने के बाद वो मेन घर तक पहुंची। यहाँ कई सालों से कोई नहीं रहा था। घर में हर जगह धूल और गंदगी थी और बहुत बदबू आ रही थी। अचानक एलिन को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि अंदर ड्राइवर है, तो वो उसे ढूंढने लगी। जैसे ही उसने एक बेडरूम का दरवाजा खोला, ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। एलिन टॉर्च लेकर उस कमरे में गई। उसने देखा कि वो एक बच्चे का कमरा है और जमीन पर एक गुड़िया पड़ी है। जब वो उस गुड़िया को ध्यान से देख रही थी, तभी एक परछाई उसके पीछे से तेजी से निकली। वो कोई इंसान था। एलिन उसे आवाज देते हुए उसके पीछे भागी। उसने कहा, भागो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन जब वो गलियारे के आखिर में पहुंची, तो वो इंसान गायब हो चुका था। तभी एलिन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी जान ही निकल गई। एक औरत अपनी सफेद आंखों से उसे घूर रही थी। वो पूरी तरह से पानी में भीगी हुई थी। उसने कुछ नहीं किया, बस एलिन को घूरती रही। एलिन वहां से डरकर भाग गई। वह घबराकर घर से बाहर भागी। तभी उसने देखा कि वही ट्रक उसके सामने से गुजर रहा है। एलिन को लगा कि अब वो बच जाएगी। वो ट्रक के पीछे दौड़ी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो ढलान से लुढ़ककर सीधे नदी में जा गिरी। एलिन को तैरना नहीं आता था। थोड़ी देर बाद नदी का पानी शांत हो गया। फिर सीन एक आग के अलाव पर जाता है। एलिन अभी जिंदा थी। किसी ने उसे बचा लिया था। उसे एक आदमी ने बचाया था जो उसका पर्स और आईडी कार्ड चेक कर रहा था। एलिन जब होश में आई तो उसने जल्दी से जमीन से एक लकड़ी उठा ली। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम निक है और उसने ही एलिन को नदी से बचाया है। फिर भी एलिन बहुत डरी हुई थी। अंधेरे में किसी अनजान आदमी के साथ होना उसे अजीब लग रहा था। जैसे ही निक का ध्यान किसी आवाज पर गया, एलिन ने बिना सोचे उसके मुंह पर लकड़ी दे मारी। बाद में निक के समझाने पर एलिन को पता चला कि निक उसका जुड़वा भाई है। उसे भी उसी मैनेजर ने यहाँ भेजा था ताकि वो अपने परिवार का सच जान सके और ये पता लगा सके कि उनके माता पिता क्यों मरे। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात पर एलिन को उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह निक ने बताया कि बेसमेंट में एक जनरेटर है, हमें अंधेरा होने से पहले उसे ठीक करके चालू करना होगा। जब वे दोनों जा रहे थे, तभी उन्हें ऊपर से एक तेज आवाज आई। निक, जो पहले सेना में रह चुका था, तुरंत समझ गया कि ये किसी ट्रक की आवाज है। ये सुनकर एलिन खुश होकर बाहर की तरफ भागी। वो उस ट्रक में बैठकर यहाँ से जाना चाहती थी। निक ने थोड़ा सोचा और एलिन को रोक लिया। उसने कहा कि पुल किसी वजह से टूट चुका है। वो दाढ़ी वाला आदमी जो भी है, वो जरूर उनका साथ दे रहा है। लेकिन एलिन को कोई डर नहीं था। उसने कहा, तुम्हारे पास बंदूक है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वे आवाज की दिशा में गए और सुअरों के बाड़े के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि ट्रक पर जंग लगा हुआ है और घास उगी हुई है। निक ने कहा, हमने जो आवाज सुनी वो इस ट्रक की नहीं थी। लेकिन एलिन ने जब ट्रक के अंदर देखा तो उसे पक्का यकीन हो गया कि वो इसी ट्रक में बैठकर यहाँ आई थी। जब दोनों कंफ्यूज थे, तभी पास के गोदाम से बच्चे के रोने की आवाज आई। निक सबसे आगे अंदर गया। बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन जमीन पर उनके पिता की लाश पड़ी थी। एलिन को उनके गले में पहने लॉकेट से ये पता चला। उनकी खोपड़ी में एक बड़ा छेद देखकर निक समझ गया कि उनके पिता को किसी ने बंदूक से मारा है। वे दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी निक ने सीरियस होकर अपनी बंदूक तान ली। उन्होंने देखा कि उनके जैसे ही दिखने वाले 2 लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। एलिन ने चिल्लाकर निक से एक गोली चलाने को कहा। निक ने बंदूक अपने ही हमशक्ल ज़ॉम्बी की तरफ कर दी। थोड़ा झिझकने के बाद उसने ज़ॉम्बी की जांघ पर गोली चला दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोली ज़ॉम्बी को लगने के बजाय निक की जांघ पर आ लगी। एलिन तुरंत निक को सहारा देकर वहां से बाहर ले गई और वापस घर आ गई। निक भी बहुत हिम्मत वाला था। उसने अलमारी से शराब की बोतल निकाली, घाव को साफ किया और चाकू से अपना मांस काटकर गोली को बाहर निकाल लिया। उसके बाद उसने एक गर्म ब्लेड अपने घाव पर रखा ताकि खून बहना बंद हो जाए। ये सब करते हुए उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन अब वो थोड़ा चलने लायक हो गया था। निक ने कहा कि वे ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि भविष्य के हम ही हैं। उनके साथ जो भी होगा
वो हमारे साथ भी होगा। उसने बताया कि जब मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया था तो मैंने तुम्हारे ज़ॉम्बी रूप को देखा था। जब मैंने असली तुम्हें देखा तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। इसके बाद निक ये पता लगाने के लिए कमरे से बाहर भागा कि वे कहां से आए हैं। दोनों जब आपस में बहस कर रहे थे तभी जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया और निक उसमें गिर गया। एलिन तुरंत घर के अंदर गई ताकि रस्सी लाकर निक को बाहर निकाल सके, लेकिन जब वह वापस आई तो वो हैरान रह गई। जमीन पर बना गड्ढा जादू से गायब हो गया था। इसका मतलब था कि अब उसे आगे की मुसीबतों का अकेले ही सामना करना होगा। एलिन डर के मारे जमीन को पीटने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला। उसने निक का मैप निकाला और उसमें से बाहर जाने का एक रास्ता ढूंढा। वो चाहती थी कि दिन की रोशनी में वो इस डरावनी जगह से बाहर निकल जाए। तभी एलिन ने मास्टर बेडरूम में किसी को जाते हुए देखा। उसकी चाल ढाल बिल्कुल निक जैसी थी। एलिन बंदूक लेकर उसके पीछे गई, लेकिन अंदर उसे निक कहीं नहीं दिखा। इसके बजाय जब उसने टॉर्च जलाई तो उसे कुछ अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई दी। बचाओ बचाओ। एलिन ध्यान से देखने पर लगा जैसे उसका पिता उसकी माँ को बेरमी से काट रहा था। एलिन भी डर के मारे एक गोली चलाती है और जल्दी से वहां से भागना चाहती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी शायद एलिन के मन की बात सुन लेता है। जैसे ही एलिन घर से बाहर कदम रखने वाली थी वो सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। एलिन पास के बच्चों वाले कमरे में घुसकर अलमारी में छिप जाती है। एलिन इतनी डर जाती है कि वो अपनी सांस रोक लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह ज़ॉम्बी अचानक गायब हो जाता है। एलिन को अपने कानों के पास कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। ये ज़ॉम्बी उसे नहीं मारता। वो एलिन के माथे को छूने के बाद सीधा उसे चूम लेता है। एलिन की आंखें सफेद होने लगती है और उसका चेहरा भी धीरे धीरे बैंगनी पड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो एलिन की जान चूस रहा हो। एलिन जल्दी से खुद को छुड़ाती है और जमीन से एक लकड़ी का खूंटा उठाकर उस पर फेंकती है, लेकिन ज़ॉम्बी को मारने पर वो चोट पलटकर खुद एलिन को ही लगती है। हालांकि एलिन इसी मौके का फायदा उठाकर जल्दी से घर से निकलकर झील के किनारे पहुंच जाती है। वो एक पुरानी बेकार पड़ी नाव में बैठकर आगे निकल जाती है। किनारे पहुंचने के बाद वो नक्शे के हिसाब से काफी देर तक भागती रहती है। जल्द ही अंधेरा छाने लगता है और जो बात उसे परेशान करती है वो ये कि वो अपने पिता के फार्म से बाहर नहीं निकल पाई, बल्कि वापस वही आ गई है। उस डरावने छोटे घर को देखकर एलिन अंदर तक दहल जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस घर की तरफ जाती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि घर के चारों ओर बहुत सारी सफेद मोमबत्तियां जल रही है। दरवाजा खोलने पर घर के अंदर भी पूरी रोशनी थी और वहाँ संगीत भी बज रहा था। जैसे ही एलिन आगे बढ़कर देखती है उसे निक खाने की मेज पर बैठा नजर आता है। निक कहता है कि इन सजावटों पर ध्यान मत दो, जब वो आई थी तब भी ये जगह ऐसी ही थी। ये घर हर बार 12 बजे के बाद फिर से बदल जाता है। एलिन पूछती है कि क्या तुम उस गड्ढे में गिरकर मर नहीं गए थे? निक बताता है कि जब उसे होश आया तो वो तहखाने के रास्ते में था और उसे कुछ खास चोट नहीं आई थी। फिर वो एलिन से पूछता है कि क्या तुमने वे मोमबत्तियां और केक देखा? हमारे पिता हमारा घर वापस आने पर स्वागत कर रहे हैं। 20 साल पहले हमें इसी घर में मर जाना चाहिए था। अब पिताजी अपनी वह इच्छा पूरी करना चाहते हैं। एलिन बताती है कि अभी एक ज़ॉम्बी उसे मारना चाहता था, लेकिन निक को नहीं लगता कि वे किसी को मार सकते हैं। कम से कम उन्हें रात के 12 बजने तक इंतजार करना होगा, जो कि निक और उसका जन्मदिन है। और अब समय लगभग 12 बजने वाला है। कमरे की लाइटें लगातार जलने बुझने लगती है और दरवाजे का हैंडल भी अपने आप घूमने लगता है, जैसे कोई बस अंदर आने ही वाला हो। निक और एलिन एक दूसरे से अपनी आखिरी बातें कहते हैं। वो एलिन से पूछता है कि क्या उसकी एक बेटी है। एलिन हाँ कहती है। वो यहाँ अपनी बेटी की वजह से ही आई है। एलिन को डर था कि एक दिन वो उसे छोड़कर चली जाएगी और वो अकेली रह जाएगी। एलिन निक से पूछती है कि क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा है जिसे तुम छोड़ नहीं सकते? निक बताता है कि वो उसका पहला प्यार थी। दोनों ने एक दूसरे के नाम का टैटू भी बनवाया था, लेकिन फिर किसी वजह से वे अलग हो गए। वे बात ही कर रहे थे कि एलिन को अचानक पास की नाली से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो आगे बढ़कर नीचे देखती है तो सिंक के ड्रेन से अचानक एक आंख बाहर निकलती है और उसके तुरंत बाद ढेर सारा अजीब सा लिक्विड बाहर बहने लगता है। तभी घर भी जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। साइलेंस। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो निक और एलिन दोनों हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि घर अंदर से बिल्कुल नया हो गया है। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। टीवी और रेडियो सब कुछ चल रहा था। ठीक उसी वक्त उन्हें ऊपर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। निक तुरंत समझ जाता है कि वे जरूर 20 साल पीछे चले गए हैं, जब उनके पिता ने उनकी माँ को मार दिया था। उस रात की सारी घटनाएं फिर से होने वाली है। दोनों को लगता है कि सुअरों के बाड़े के पास जो ट्रक है वो इस बार जरूर चल पड़ेगा। इतना कहते ही घर के बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। निक पर्दा हटाकर देखता है कि उनका कातिल पिता गाड़ी से घर लौट आया है। वह एलिन को खींचता है और दोनों जल्दी से एक कोने में छिप जाते हैं। एलिन कहती है कि उन्हें अपनी माँ को बचाना चाहिए, लेकिन निक कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। हमें अब गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचने पर दोनों का रास्ता उनके ही ज़ॉम्बी रोक लेते हैं और उन्हें कमरे में धकेल देते हैं। निक के बहुत समझाने के बाद एलिन आखिरकार खिड़की से कूद जाती है और ट्रक में बैठ जाती है। वहीं निक अपने पैर की चोट के कारण भाग नहीं पाता और लाचार होकर देखता है कि ज़ॉम्बी दरवाजा खोल देते हैं और तभी दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। निक देखता है कि वो असल में उसका पहला प्यार है। उसका भागने का सारा इरादा खत्म हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर वापस कमरे में चला जाता है। जब वे अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे, निक अचानक देखता है कि उसका पहला प्यार उसके पिता के रूप में बदल गया है, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है। उधर अपनी पत्नी को मारने के बाद पिता 2 बच्चों को गोद में लेकर बाहर आता है और वे कोई और नहीं बल्कि नवजात एलिन और निक ही थे। ये देखकर एलिन जल्दी से ड्राइवर की सीट से निकलकर पीछे बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में वह अपने पिता के ट्रक के पीछे पीछे वापस सुअरों के बाड़े तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसका पिता बच्चों को लेकर अंदर जाता है। एलिन भी चुपके से उसके पीछे जाती है ताकि देख सके कि ये बूढ़ा आदमी आखिर क्या करने वाला है। बच्चों के रोने की आवाज और तेज हो जाती है। वो देखती है कि उसका पिता उसे पानी के
एक बड़े बर्तन में डुबोकर मारना चाहता है। यही वजह थी कि एलिन को बचपन से ही पानी से इतना डर लगता था। उसके भाई निक को भी जमीन पर फेंक दिया गया था, जहाँ सुअर उसे कुचल कर मारने ही वाले थे। लेकिन ठीक उसी पल उन दोनों की माँ अपने चाकू से जख्मी शरीर के साथ दौड़ती हुई अंदर आती है। ये सब देखकर वो जल्दी से अपनी बंदूक से उस बूढ़े डेंग के सिर पर गोली मार देती है। गोली चलने की आवाज के साथ ही एलिन खुद को फिर से उसी घर में पाती है। उसका पिता मेज पर बैठा उनके जन्मदिन के लिए मोमबत्तियां जला रहा था। ये शायद बूढ़े डेंग का भूत था, चूंकि वो एक हिंसक और संकी इंसान था जो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। इसलिए जब उसकी पत्नी घर छोड़कर जाना चाहती थी तो उसने गुस्से में आकर उसे मार दिया था। और उस बूढ़े डेंग की नफरत इतनी गहरी थी कि मरने के बाद भी वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। वो एलिन और उसके भाई को मारकर एक पारिवारिक मिलन करना चाहता था। इसीलिए उसने एक वकील का रूप धरकर एलिन और निक को यहाँ बुलाया था। मुझे लगा कि तुम्हारा जन्मदिन इसके लिए सबसे सही दिन होगा।